प्रणाम सर। Sit down. थैंक यू सर। Introduce yourself without your name. सर मैंने अपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट अपने विलेज स्कूल से किया है और डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से किया है। तो उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम में बैंगलोर से की है। उसके बाद सर मैंने एक एमएनसी ज्वाइन की थी और वहाँ पे लगभग मैंने 1.5 ईयर जॉब की है। और उसके बाद मैं रिजाइन करके मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की है सर। और अच्छा सर मेरी हॉबी स्विमिंग है। अच्छा। ये सर। अ, तो आपने तो वेस्ट कर दिया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो आपने डिग्री लिया है, 4 साल का डिग्री लिया, उसके बाद जॉब भी करी, तो आपकी जो इतनी ज्यादा उसमें जो समय वेस्ट हुई वो तो बेकार सा गया ना। तो क्या यूज रहा, और आप अब प्रशासन में आना चाहते हैं। सर मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में मतलब इंजीनियरिंग की है या फिर मैंने जो जॉब किया है वो सर मेरा एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में यूज कर सकूं। मैं समझता हूं सर कि ये नौकरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की जो जॉब है सर, इसमें ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है सर और गवर्नमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जिसमें कि मैं अपने एक्सपीरियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकता हूँ। बेहतर तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ सर अपने एक्सपीरियंस को। तो मैं समझता हूँ कि सर ये एक लॉस नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है सर मेरे लिए। छत्रसाल जी, आप इससे पूछे ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, उसके बाद हम देखेंगे। आपका पासिंग ईयर कौन सा क्या है? सर मेरा पासिंग ईयर 2011 है सर। और फिर से वहां से क्या कर रहे थे? सर उसके बाद फिर मैंने लगभग 2 साल के लगभग मैंने नौकरी की सर, एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में। और उसके बाद सर मैंने नेम? रिजाइन। सर एल्कॉन लेबोरेटरीज। ओके, देन? यस सर। सर उसके बाद फिर मैंने उसके बाद सर रिजाइन करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की है सर। 13 onward you were engaged in preparation. यस सर। ओके, इसमें और कुछ अचीवमेंट आपका 7 years सर में अदर देन दिस? यस सर। सर मैंने पहले भी बीपीएससी की परीक्षाएं दी है सर। सर मैंने फाइनल मेरिट में मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैंने इंटरव्यू पहले फेस किया हुआ है सर। और इस बार भी आपका नहीं हुआ तो? सर मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर कि इस बार मेरा हो, क्योंकि सर मैंने मतलब पहले के कंपैरिजन में इस बार काफी अपने वीकनेस पे काम किया है। और अगर सर इन केस अगर नहीं होता है सर तो मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहूँगा और आगे फर्दर जो एग्जामिनेशन आएगी बीपीएससी की तो उसमें मैं अपियर करूंगा सर, और उम्मीद है कि मैं जरूर सक्सेस होऊंगा आप सर। अपनी 3 वीकनेस बताइए अपनी। सर पहले सर मैं थोड़ा जल्दी एंग्री हो जाया करता था सर। लेकिन सर मैंने उस पर काम किया है और काफी मतलब कि इम्प्रूवमेंट मैं फील करता हूँ इस चीज के लिए सर। अब तो वो आपकी वीकनेस नहीं रही ना, अभी जो वीकनेस है आपकी उसमें से 3 वीकनेस बताइए। सर अभी की वीकनेस, सर मैं उस वाले वीकनेस पे ही मैं अभी मतलब काफी कुछ उसमें इम्प्रूव हुआ है सर, लेकिन और बाकी वीकनेस सर मैं ऑब्जर्व नहीं किया है मैंने सर। अच्छा, आपने 5 मेरिट बताए हैं। ये सर, सर मैं पंक्चुअल हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेके, मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर। सर मैं टीम एफर्ट पे बिलीव करता हूँ और सर मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी है सर। कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिससे कि आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का पता चले। यस सर। सर मैं जब अपनी कंपनी में था, जॉब कर रहा था सर, तो मेरी टीम थी, मेरी टीम में लगभग 5 लोग थे।
दो लोग इंडिया से थे, दो लोग यूएस से थे सर, और एक स्विट्जरलैंड से थे सर। तो उस टाइम पे एक इश्यूज आ रही थी कि मतलब कि नाइट जॉब जो है बेसिकली वो कैसे, मतलब उन चीज को कैसे टैकल किया जाए अगर कोई भी इशू रात में आती है। तो सर उस टाइम पे मैंने एक सजेशन दिया था ऑन कॉल का, कि अगर हम क्योंकि सर हमेशा वो इश्यूज नहीं आते थे, तो ऑन कॉल में ये होता है कि हमें रात में भी कभी कॉल आ सकते हैं और हमें वो इशू को रिजॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये सजेशन मेरा एक अच्छा लगा हमारे मैनेजर को और हमारे जो काउंटर पार्ट थे सर, तो और उसे इम्प्लीमेंट किया गया सर। इसमें लीडरशिप क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। और वैसे भी आपको प्रशासन में तो लाखों लोगों को लीड करना है, लाखों लोगों को मोटिवेट करना है, उसको मॉनिटर करना है। आपके अंदर में सैकड़ों कर्मचारी होंगे। ऐसा कोई बताएं, ऐसा जो कि आपने एक समूह को डायरेक्शन दिया हो। ये सर मैं अपने कॉलेज के टाइम पे सर, मैं बहुत सारे फेस्टिवल, जो कॉलेज के फेस्टिवल्स थे सर, उसका और उसके ऑर्गेनाइजेशन टीम में रहता था सर हमेशा। और ये सर, तो उस टाइम पे सर काफी ऐसी मतलब कि काफी ऐसा होता था कि कुछ भी अगर क्या करिकुलर एक्टिविटीज करवानी है और कैसे करवानी है, तो ये सारी चीजें जो है सर उसमें मतलब कि मैं हम काफी लीड रोल प्ले करता था सर उस टाइम पे। जैसे एक अच्छा, बार आपकी हॉबी स्विमिंग है। यस सर। आप किसी भारतीय का नाम बताएंगे जिन्होंने एशियाड में मेडल लिया है स्विमिंग में। यस सर। सर उनका वीर धवल खड़े हैं सर, जिन्होंने कि एशियाई एशिया स्विमिंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सर। मैंने एशियाड के बारे में पूछा है। सॉरी सर। एशियाड, एशियाड। ये सर वो एशिया। एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप के बारे में आप बता रहे हैं ना। यस सर। आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाड। सर एशियाड सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपनी स्विमिंग की हॉबी को पूरा करने के लिए कहाँ स्विमिंग करते हैं? सर अभी मैं तत्काल पिछले 7 महीने से सारे स्विमिंग पूल्स बंद हैं, तो इधर 7 महीने से मैं स्विमिंग नहीं मैंने की है। लेकिन ऐसे सर मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे जमुई में मेरा। है स्विमिंग पूल की? नहीं सर, जमुई में स्विमिंग पूल तो नहीं है सर, अभी लेकिन कहाँ रहते हैं आप? सर मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। तो आप दिल्ली में रहते हैं और यस सर। आप एक कॉर्पोरेट कल्चर से आए हैं, एमएनसी में आपने काम किया है यस सर। और आप सिविल सर्विसेज के माध्यम से बिहार में काम करना चाहते हैं, तो बिहार और दिल्ली में काफी फर्क है। और एमएनसी में काम करने वाले को जैसा माहौल वहां मिलता है उसका 5% माहौल भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको गांव में काम करना पड़ेगा, सुदूर देहात में, जहाँ आपको इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं मिलेगा, सड़कें खराब है, बिजली नहीं है। आप कैसे एडजस्ट कीजिएगा? सर मैं बेसिकली विलेज से बिलोंग करता हूँ सर, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ पे अपनी तकरीबन 17 साल मैंने वहाँ पे गुजारी है सर। मैं जानता हूँ कि एक विलेज में मतलब एडजस्ट करना, अडेप्ट कैसे करते हैं मतलब मैं हमेशा स्टार्टिंग से सर मैं बाहर नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस मुझे बाहर मिला, जो कंपैरेटिव स्टडी जो मैंने की बिहार की बाहर से, तो मैं चाहूंगा कि सर उन चीजों को मैं अपने जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकूं, ताकि अच्छा, जो चीजें। अभी आपकी एज कितनी है? सर अभी मेरी एज 31 है सर। 17 साल आपने जम्मू में बिताया है, इसका मतलब आप 14 वर्ष बाहर रह रहे हैं। तो 14 वर्ष यस में सर। आपको लगता नहीं कि आपकी एडोप्टेबिलिटी खत्म हो गई होगी? आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ वहाँ के माहौल को आपने अडॉप्ट कर लिया होगा। सर मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहा हूँ सर। मैं बैंगलोर में रहा हूँ, फिर मैं दिल्ली में रहा हूँ, और बीच में काफी टाइम मैं घर पे हमेशा जाता हूँ सर। मुझे कभी ये चीज फील नहीं हुई कि मैं बिहार से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी भी मतलब फील करता हूँ कि बिहार में रहना मतलब मेरे लिए काफी। ठीक है, बिहार की आप एक सबसे बड़ी समस्या बताएं। सर बिहार की सबसे बड़ी समस्या वाटर मैनेजमेंट सही से नहीं होने के कारण वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये एक जड़ है सर समस्याओं की।
जिसके कारण की बाकी समस्याएं इससे इंटरलिंक्ड है सर। बीइंग ए इंजीनियर आपके पास कोई ऐसी योजना है कि हम इस समस्या से पार पा सकें? सर एक इंजीनियर होने के हिसाब से सर मैं समझता हूँ कि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है किसी भी चीज को लेके, मतलब किसी भी डिजास्टर को लेके, तो उसमें जो लास्ट रिजॉर्ट जो लास्ट माइल पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, तो बेसिकली उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है डिजास्टर से रिलेटेड। तो मैं समझता हूँ कि सर एक कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाए और मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्लान अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सर ये समस्याओं को ओवरकम करने में। मैं ऐसे योजना की बात कर रहा हूँ जो डिजास्टर जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बने, हम इस आपदा को संपदा में बदल सके। इस तरह की कोई योजना बताइए आप। सर मैं समझता हूँ कि वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान जो होना चाहिए वो एक सबसे बेहतर और सबसे कारगर तरीका है सर इस चीज को टैकल करने के लिए। क्या होता है वाटरशेड? सर रुकावट की बात करें सर तो थोड़ी मतलब अब लोगों में जो है, मतलब सबसे पहली तो मैं बोलूंगा सर पॉलिटिकल विल की कमी है सर थोड़ी। और जो लोगों पे जो है वो अवेयरनेस नहीं है कि लोग जो है वो कैसे इन चीजों को टैकल कर सकते हैं। अगर हम कम्युनिटी लेवल पे इसको आप इन चीजों वाटरशेड को। पे कॉन्सेंट्रेट करें। सॉरी सर। वाटरशेड पे ही कॉन्सेंट्रेट करें आप। यस सर। सर अगर वाटरशेड पे देखा जाए तो अगर इसको कम्युनिटी लेवल पे अगर इन चीजों को प्रमोट किया जाए तो अब जैसे साउथ ये बिहार। होता पहले होता क्या है वो बताएं, वाटरशेड प्रोग्राम क्या होता है? यस सर। वाटरशेड प्रोग्राम होता है सर। वाटरशेड बेसिकली होता है कि कोई भी मतलब जो रिवर्स आती है सर तो उसके ढेर सारे स्ट्रीम्स होते हैं जो कि जब वो नीचे की तरफ आती है तो उसके स्ट्रीम्स जो है वो अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स वो नीचे आके वो एक इकट्ठा एक जगह मिलती हैं और वो एक कंप्लीट रिवर का वो होता है सर, मतलब उद्गम होता है सर। तो जो स्ट्रीम्स को है उसको कैसे हम मैनेज करें और वो वाटर हार्वेस्टिंग को हम कैसे मतलब अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें सर, यही वाटरशेड मैनेजमेंट है सर। मुझे एक बताएं, उत्तर बिहार में ये सर। बाढ़ ही बाढ़ है, जी सर। उसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे? सर सर आपने पूछा उसको कैसे हम हाँ, यस, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? यहाँ तो आ, सालों भर भरने वाली नदियां होती हैं। जी सर। वर्षा के महीने में तो बाढ़ ही बाढ़ रहती है। तो जी सर। पानी को आप कहाँ ले जाएंगे? कैसे मैनेजमेंट करेंगे? पानी को कहीं तो ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे आप? जी सर। सर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो सेडिमेंटेशन की आती है सर। जो कि सेडिमेंटेशन वो नदियों में काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाए तो ये एक तरीका है इस चीज को रोकने के लिए सर। उसके बाद फिर जी, सर अ, यस सर। वो जो सिल्ट क्लीनिंग की जो बात है उसके लिए जी कमेटी सर। बनी थी, पता है उसके बारे में? बिहार में कमेटी बनी थी। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर कम्युनिटी का नाम। चलिए आगे बोलिए। हाँ सर। उसके बाद सर ये जो है छोटे लेवल पे जो वाटर कंजर्वेशन की, मतलब जो लेक्स होते हैं या फिर छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जाएं जहाँ पे कि उनके वाटर को हम इकट्ठा कर सकें और उसको हम यूटिलाइज कर सकें एक रिसोर्स की तरह। जैसे कि नॉर्थ बिहार में काफी हम मतलब मत्स्य पालन फिशिंग का काफी स्कोप है, या फिर मखाना हो गया या कमल हो गया, इन सभी चीजों का काफी स्कोप है सर। और जी, इसको हम। आपने कहा मत्स्य पालन, यस सर। बायोफ्लॉक टेक्निक क्या है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आपने कहा वाटर मैनेजमेंट का, वो जी एक सर। नया प्रोग्राम है बिहार सरकार का मत्स्य पालन के संदर्भ में, और वो भी वाटर मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। चलिए आगे बढ़े। जी सर। तो सर वो वाटर को बेसिकली हम एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। फिर है सर चैनल इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं। जो इम्बैंकमेंट है उसको हम सीमेंटेशन करें सर। सीमेंटेशन करने से जो बेसिकली जो है वो
उससे जो डिवेस्टेशन आती है उसमें काफी हद तक कंट्रोल आएगा। फिर सर फॉरेस्टेशन को हमको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं बाढ़ की रोकथाम के लिए? सर अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंट में बोला था कि हमारे तरफ से जो मतलब ये डैम्स जो है, डैम्स के जितने डोर्स हैं उसका रिपेयर का कार्य काफी अच्छे तरीके से किया गया, अच्छा, लेकिन ये नेपाल की तरफ से रिपेयर के लिए एक सी पाइलिंग विधि का इस्तेमाल किया गया है बिहार सरकार की तरफ, क्या है ये सी पाइलिंग? सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर ये। चलिए आगे बोलिए। यस सर। तो सर ये बेसिकली जो नेपाल की साइड से है सर, ये चीज सही टाइम पे मतलब किया नहीं गया। मतलब हमारे साइड से, बिहार वाली साइड से सर ये काफी अच्छा इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन नेपाल से नहीं किया गया। तो सर सर अभी जैसे कि बात चल रही है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की, तो कोशी और ये है रिवर मेची को जोड़ने के बारे में बोला गया है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के लिए बोला भी गया है कि बिहार में जितनी नदियां हैं जहाँ पे सरप्लस वाटर होता है उसको हम मतलब कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जो मेची नदी ड्राउट किस प्रोन डिस्ट्रिक्ट में बहती है बिहार में? सॉरी सर। मेची नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है बिहार में? सर मेची नदी बेसिकली सर महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। और सर महानंदा कटिहार में बहती है सर। मेची एग्जैक्टली सर लोकेशन मुझे नहीं पता है सर। हाँ, उसी साइड में बहती है। ठीक है। यस सर। यस सर। क्या बिहार की सभी नदियों को जोड़ा जाना प्रैक्टिकली संभव है? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक तरीका है सर इन चीजों को रिजॉल्व करने का। लेकिन सर मैं एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते मैं बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट नहीं करना करता हूँ सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आई मीन सर जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज काफी सारे आ सकते हैं। और सर मैं समझता हूँ कि इन चीजों पे भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से सर मैं मेरे ओपिनियन में सर सारी रिवर्स को जोड़ना ये सही नहीं है, मतलब बिहार में सर। चेक डैम तो बहुत हाई डैम नहीं होता, छोटा छोटा डैम होता है। इसके बारे में बताएं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी हैं, कि चेक डैम क्या होता है? यस बेसिकली सर जो बड़े डैम्स होते हैं वो सर आज के टाइम पे ज्यादा, मैं खास करके बिहार के संदर्भ में अगर बोलना चाहूंगा सर, तो काफी कारगर नहीं है। चेक डैम्स होता है सर कि अगर उसे छोटे छोटे डैम बनाए जाएं और उसके वाटर को हम यूटिलाइज करें, क्योंकि बड़े डैम जो होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स ये हो जाते हैं सर कि जो सेडिमेंटेशन होती है तो जिसके कारण कि दो अगर बड़े इम्बैंकमेंट्स बनते हैं तो फिर उसमें मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कोर्स चेंज होने का के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सर ये सारी चीजें हमें चेक डैम्स में नहीं होती है सर। डैम का मैकेनिज्म बताइए पूरा, कहाँ पे बनाया जाता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उसकी हाइट कितनी होती है? सर चेक डैम्स बेसिकली जो अपर रिपेरियन स्टेट्स होते हैं, अपर रिपेरियन प्लेसेस होते हैं, वहां पे बेसिकली बनाया जाता है जहाँ पे कि स्ट्रीम्स नैरो होती हैं, जहाँ पे कोई भी तरह का डिवेस्टेशन का के चांसेस काफी घट जाते हैं। तो सर वैसे जगह पे हम चेक डैम्स बनाते हैं सर। बेनिफिट क्या है इसका? सर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है वहां से सर। उसको जो है इरिगेशन पर्पज से यूज किया जा सकता है। सर वहाँ पे फिशिंग को प्रमोट किया जा सकता है। चतसाल जी, चतसाल जी जी पूछिए। जी। आपने बताया जैसे ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। जी सर। जमुई डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफी के एक पर्सपेक्टिव में बिहार में हेलो। अ, यस सर।
आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है सर, अभी आ रही है। बोल रहे हैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जमुई को का दो विशेषता बताइए। यस सर। सर, जमुई की विशेषता मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा सर कि बिहार एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन जमुई उसमें एक ऐसा नहीं डिस्ट्रिक्ट है नहीं, सर। मैं ज्योग्राफी यस सर। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, ओनली ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, टू ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स। हाँ जी सर। ज्योग्राफिकल में सर वो झारखंड से काफी टच करता हुआ डिस्ट्रिक्ट है सर, तो झारखंड को टच करता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे सर वो बेसिकली एक प्लेटू रीजन में आता है, जिसके कारण कि वहाँ पे मिनरल्स के ट्रेसेस काफी सारे मिले हैं सर। तो प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा है मिनरल्स का वहाँ पे। और सर दूसरी बात करूं सर तो फॉरेस्ट्री, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट है कितना परसेंटेज परसेंट में। फॉरेस्ट है? ये कितना सर वहाँ परसेंट है? पे, ये सर वहाँ पे फॉरेस्ट 21.28% फॉरेस्ट है सर। अच्छा, ये ये सर। पोजीशन बिहार में कितना आएगा नंबर में? सर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है सर, लेकिन अगर आप मुझे गेस करने दें तो मैं एक बार कोशिश कर सकता बोलिए हूँ सर। बोलिए बोलिए। जी सर। सर अगर ओवरऑल बात की जाए सर तो ये कैमूर और वेस्ट चंपारण के बाद का डिस्ट्रिक्ट है सर। परसेंटेज में अभी टॉप वही है, जमुई इज ऑन टॉप बाय परसेंटेज। सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं कर पा रहा था। थैंक यू ओके सर। ओके, व्हाट यस इज सर। कैनोपी डेंसिटी? व्हाट इज कैनोपी डेंसिटी? सर कैनोपी डेंसिटी मीन्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, जितने मतलब फॉरेस्ट कवर जो होते हैं इंक्लूडिंग ट्रीज। यस ओके, सर। यस सर, पर किलोमीटर कितने हैं उसे कहते हैं सर कैनोपी डेंसिटी। कैसे पर किलोमीटर, या कैसे मीजर मीजर कैसे करते हैं पर इसको? पर स्क्वायर सर, पर स्क्वायर किलोमीटर सर। ट्री और फॉरेस्ट को या डेंस फॉरेस्ट, ये सेग्रीगेशन किस आधार पर करते हैं? ट्री, फॉरेस्ट, बूश या डेंस फॉरेस्ट, इसका सेग्रीगेशन कैसे करते हैं? सर डेंस फॉरेस्ट में हम ट्रीज को जो होते हैं उसे मतलब जो नॉर्मल ट्रीज वाले जो एरिया है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अ, और सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं ये कर पा रहा आपने आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो ये लिखा होगा इतना 21% फॉरेस्ट एरिया हूँ सर। इंक्लूडिंग ट्रीज, एक्सक्लूडिंग ट्रीज कुछ कम करके, एक्सक्लूडिंग ट्रीज कुछ कम करके होगा। ये यस सर। कैसे नापते कैसे हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, बताइए कुछ। सर जैसे जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, तो अब जैसे कि सर इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कुछ 22% के लगभग है सर, लेकिन अगर वो इंक्लूडिंग अगर उसे ट्रीज देखा जाए तो वो सर 24% के लगभग आता है सर। तो उसमें जो सेग्रीगेटेड, ये सर उसमें जो फ्रेगमेंटेड जो ये ट्री कवर्स होते हैं, जो कि हम विलेज लेवल पे भी उसे देखते हैं, या फिर जो डेंस फॉरेस्ट है उसके आउटर साइड में भी उसे देखते हैं सर, उसको डेंस फॉरेस्ट में हम कवर नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं सर। लेकिन फॉरेस्ट ओवरऑल हम, ये सर। सर्वे ऑफ इंडिया का कहाँ है? सर एग्जैक्ट सर मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, आई थिंक इट्स इन देहरादून। ये सर सर मैं ये बोलने वाला था सर, एक्चुअली वहाँ पे फॉरेस्ट ओके इंस्टीट्यूट है। ओके अब सर, यस सर। ओके ओके। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम बिहार को रेन रेन जो रेनफॉल है उसके बढ़ते से घटते क्रम में जाएंगे, आप कहाँ जी पाएंगे सर। अपने आप को, अपने डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पाएंगे?
सर अगर बढ़ते से घटते क्रम में अगर हम देखें सर, तो जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसे मैं वन ऑफ द लास्ट स्टेजेस में देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो मतलब कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है सर वो बिहार के सदर्न पार्ट में आता है, और साउथ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है सर बेसिकली। और जो रेनफॉल होती है वो ईस्ट से वेस्ट वाली साइड में वो बढ़ती है, तो सॉरी सर, ईस्ट से वेस्ट वाली साइड में घटती है, और उसके बाद फिर और सदर्न साइड में आते आते और भी घट जाती है सर। तो आपका लिस्ट में आएगा। यस सर, मैं बोलूंगा सर, लिस्ट में आएगा, वन ऑफ द लिस्ट में। बट योर प्रीवियस आंसर, जो ट्री का परसेंटेज है हाईएस्ट है, ये लिस्ट रेन शेडो में, रेन एरिया में नहीं आ सकता है। ट्री का जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट बिहार में है। अगर परसेंटेज देखेंगे तो मिनिमम एरिया वाले, मिनिमम रेनफॉल में ट्री नहीं हो सकता ज्यादा। जी सर, जैसे कि और भी ऐसा नहीं है सर कि वहाँ पे रेनफॉल नहीं है, रेन होते हैं, लेकिन वो प्लेटू रीजन होने के कारण जो झारखंड का जो इम्पैक्ट सर, जो झारखंड के जो फॉरेस्ट है उससे कनेक्टेड है सर, तो जिसके कारण कि यहाँ पे मतलब कि है, मतलब रेनफॉल होता है सर, मतलब इसलिए फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। ओके, गुड सर। थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जी सर। मुझे आप बताएं कि भारत चीन संबंध यस सर। में जो डिस्प्यूट है, खास के एलएससी को लेकर के, उसकी 3 फ्रंट है। कहाँ, कौन कौन से फ्रंट है वो? जी यस सर। सर बेसिकली जो 3 फ्रंट हैं वो एक वेस्टर्न रीजन है, एक मिडल रीजन है और एक ईस्टर्न रीजन है। वेस्टर्न रीजन में हमारा जो लद्दाख वाला जो रीजन आता है सर, अक्साई चीन वाला, वो एरिया आता है। मिडल रीजन में जो है सर वो हमारा उत्तराखंड और वहां से सिक्किम तक वाला जो रीजन है सर वो आता है। और ईस्टर्न रीजन में सर अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वो आता है सर। अच्छा, जो ऑक्साई चीन की चर्चा करी, ऑक्साई चीन के संदर्भ में एक जॉनसन लाइन, एक मैकडोनाल्ड लाइन, क्या है? जी सर। सर जो मैकडोनल्ड लाइन है वो बेसिकली जो चाइना उसको मतलब मानता है कि ये जो है वो चाइनीज, वो जो लाइन है वहाँ चाइनीज टेरिटरी है, लेकिन जो जॉनसन लाइन है सर वो इंडिया के हिसाब से, वो जॉनसन लाइन इंडिया उस चीज को मतलब मानता है। अच्छा, ये बफर जोन क्या है? जी सर। सर बफर जोन बेसिकली वो स्टेट होते हैं जो कि 2 बड़े स्टेट या 2 बड़ी कंट्रीज जो होते हैं, जो पावरफुल कंट्रीज के बीच में आती हैं, ताकि जो मतलब कि उनके बीच में कोई वैसा टेंशन या फिर कोई एग्रेशन है उसको रोकने में एक सहायक होती है सर। जैसे कि मैं भूटान और नेपाल की बात करूंगा सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बफर स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट बफर जोन। ओके सर, ये बेसिकली रीजन ऑफ ट्रांजिशन होता है 2 अलग अलग, 2 सेपरेट जगहों के लिए। तो भारत और इंडिया और चाइना के बीच बफर जोन है? यस सर, बफर जोन है सर। अगर हम बफर जोन की, ये सर, अगर बफर जोन की बात करें सर, तो जो हमारा लद्दाख वाला जो रीजन है, तो वहाँ पे बेसिकली कुछ पार्ट को हम बफर जोन कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट उतनी नहीं हुआ करती थी सर पहले, लेकिन अभी काफी वो मूवमेंट बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि वो बफर जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से हट गया है। लेकिन अगर हम मिडिल वाले रीजन में चीन की बंद गोभी की नीति क्या है? सर, चीन क्या की बंद गोभी की नीति, बंद गोभी की नीति। बंद गोभी, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा बंद हूँ गोभी सर, की नीति। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, आज आपका इंटरव्यू हम खत्म कर रहे हैं। जी सर। हम फीडबैक देना चाहेंगे, ठीक है ना?
फिर आपके आगे इंटरव्यू होंगे, ठीक है। आप बताएं आपको कैसा लगा? सर कुछ चीजें थी जहाँ पे कि मुझे लगा कि मुझे नॉलेज होनी चाहिए थी, और मुझे लगा कि कहीं कहीं पे मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ आंसर में। तो जो पूछा जा रहा है वहां पे मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। जी स्टार्टिंग पीरियड में लगा था कुछ मुझे भी। जी सर। इसीलिए होता क्या है कि अगर एग्जैक्ट शेप से नहीं पता हो, तैयार ना हो, तो ऐसा जी सर। ऐसा हो जाता है, ठीक है। जी ये सर। नॉर्मल चीज